नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विश्रुति। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और आज चैप्टर 1 का पार्ट 6 है ये। हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रांचेस का मतलब क्या होता है। ब्रांचेस का मतलब होता है पार्ट्स या फिर एरियाज, ठीक है। अब हमें साइकोलॉजी के अलग अलग एरियाज पढ़ने हैं कि साइकोलॉजी जो है वो अलग अलग एरियाज में क्यों डिवाइडेड है। देखो, साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, मेंटल प्रोसेसेस को और एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो अब ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, ठीक है। कि ह्यूमन बिहेवियर के जो अलग अलग पहलू हैं उनको स्टडी करने के लिए इसकी अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई कि यानी कि हर एक ब्रांच किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करेगा, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कि कौन सा ब्रांच किस चीज पर फोकस कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजी किसके हैं? हार्ट के डॉक्टर होते हैं जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक्स, ये क्या किसको? चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट होते हैं ना। फिर उसके बाद हमारे आते हैं न्यूरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। मतलब ये सब क्या है कि अलग अलग स्टडीज है। जैसे मेडिकल साइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे ही साइकोलॉजी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसकी अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई ताकि किस मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम स्टडी कर सके, ठीक है। तो हर एक ब्रांच एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेगी और उसको स्टडी करेगी, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट ब्रांच। हमारा फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वो क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखो, अभी आपने पिछले पार्ट में इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, उसका जो लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही था, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के बारे में ही बात कर रहा था, ठीक है। तो वहां पे भी आपने यही चीज पढ़ी थी कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है? हाउ वी थिंक, हाउ वी लर्न, हाउ वी मेमोराइज, ठीक है। मतलब यही सब चीजें कि मतलब जो हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आपने शुरू में ही पढ़ लिया था कि मेंटल प्रोसेस हमारे क्या है? थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब क्या है? किसके अंदर आते हैं? मेंटल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू आवर मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब ये क्या करता है? ये क्या स्टडी करता है कि हम सोचते कैसे हैं, हम याद कैसे रखते हैं, ठीक है। हम रिकॉल कैसे करते हैं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम सीखते कैसे हैं, ठीक है। और हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इस पे फोकस करता है कि हम ये कैसे करते हैं, हाउ वी डू दिस, ठीक है। तो इन्हीं को पता करने के लिए, इन्हीं को स्टडी करने के लिए जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और कई बार वो क्या करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना, ये कई बार कंप्यूटर साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट इनके साथ कोलैब करते हैं ताकि ये प्रॉपरली समझ सके कि हाउ वी थिंक, हाउ वी लर्न, हाउ वी मेमोराइज, हाउ वी टेक डिसीजंस, हाउ वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मतलब जो हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है वो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो हमारा जो सेकंड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है वो है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जैसे कि आपको बायोलॉजी से ही पता लग रहा है ना, जहाँ पे आपको बायोलॉजी दिख जाए साइकोलॉजी के अंदर, वहां आप जीन्स, हॉर्मोन्स, ब्रेन, इनको कनेक्ट कर देना, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, देखो हमें पता है कि जो हमारा बिहेवियर है ना वो सिर्फ माइंड से ही रिलेटेड नहीं है कि माइंड ही सब कुछ बिहेवियर पे नहीं। जो हमारा ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम है ये भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है? इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। अब फिजिकल सिस्टम क्या बला है? कोई बला नहीं है। फिजिकल सिस्टम ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ही कहा गया है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है? इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। ये बिहेवियर और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच के रिलेशन को स्टडी करती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये क्या करती है? रोल ऑफ, किसका रोल? रोल ऑफ जीन्स, हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी स्टडी करती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ये आप आगे जाके सीएनएस वाले पार्ट में पढ़ोगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। जब आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ोगे आगे आपके बुक के अंदर जरूर आएगा ये सब, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पूछा जाए तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। पूरे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में आपको नाम, अगर आपको नाम याद है ना, आप उसके अंदर का लिख के आ जाओगे कि हाँ वो ये चीज पर्टिकुलरली कहता है, ठीक है। अगर ना भी आपको पूरी चीज याद आ रही है, आप मेन पॉइंट्स लिख के आना। मान लो ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम, ठीक है। फिर रोल ऑफ जीन्स, हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं।
ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि पेट स्कैन हो गया, एफएमआरआई हो गया, ईईजी हो गया, ठीक है। तो ये सब ये टेक्निक्स यूज करके जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही से वर्क कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ब्रेन डैमेज होता है तो ऑफकोर्स हमारा माइंड पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना कि हमारा सिर्फ माइंड रिलेटेड नहीं है ना हमारे बिहेवियर से। अगर हमारा ब्रेन डैमेज होगा तब माइंड भी इफेक्ट होगा, माइंड इफेक्ट होगा तो हमारा बिहेवियर भी इफेक्ट होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इससे ही आप पूरा अपना बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का आंसर लिख सकते हो बहुत इजीली तरीके से। थर्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी देखो नाम से ही पता कर लो, डेवलपमेंट यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं ये, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। अब जैसे कि उसमें क्या क्या फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आए उसके कंप्लीट लाइफ स्पैन में, ठीक है। तो वो ये स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो पहले के जो साइकोलॉजिस्ट थे ना उन्होंने ज्यादा फोकस किया चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पे, ठीक है। लेकिन जो अब के साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस पे फोकस किया, अडल्टहुड और ओल्ड एज पीपल पर, ठीक है। कि कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये कैसे उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आ जाएगा तुम्हारा मोरालिटी, टेम्परामेंट, सोशलिटी, ठीक है, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी। ये सब किस में आ जाएगा तुम्हारा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इतना कुछ लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है कि मतलब प्रॉपर्ली तुम्हारा की जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसका नाम, उसके वो किस चीज पे फोकस करता है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। अच्छे से मैंने वो बनाया है, तो तुम वहां पे जाके वो चीज नोट कर लेना। वो काफी स्कोरिंग है, अगर तुमने वो चीज याद कर ली ना, तुम्हें वो चीज पता लगी, तुम खुद से भी बना के लिख सकते हो और नहीं भी बना के लिखा ना तो तुम्हारे उतने में ही पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बनाया हुआ है वो, ठीक है। तो उस चीज के लिए रेडी रहना, उस चीज को पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ पे सिर्फ समझ लो, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या कहता है, डेवलपमेंट स्टडी करता है थ्रू लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, ठीक है। और फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करता है। और जो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ कोलैब करते हैं टू स्टडी अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फोर्थ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी। देखो नाम से ही पता कर लो, सोशल यानी कि सोसाइटी, ठीक है। हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जो लोग हैं वो अपने सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सोसाइटी से, सोसाइटी में देखो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो वो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे हमें अफेक्ट करता है, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस रहता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं कि हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। इनका मेन फोकस क्या रहेगा, एटीट्यूड, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, ग्रुप बिहेवियर एटसेट्रा, यानी कि जो भी सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है ना वो ये स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो एटीट्यूड तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो मतलब अ सेट ऑफ बिलीफ, अ सेट ऑफ व्यूज, ठीक है। कंफर्मिटी का मतलब क्या है, कंफर्मिटी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर इंसान अपना बिहेवियर चेंज करे किसी और के बिहेवियर को किसी और से मैच करने के लिए, ठीक है। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, मतलब ओबीडियंस का मतलब है, देखो ओबीडियंस कहते हैं ना कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, है ना। ओबीडियंस का मतलब है कि ओबे करना, दूसरों की बात को मानना, ठीक है। जो अपनी अथॉरिटी, अपने से जो बड़े होते हैं, अपने से जो एल्डर फिगर होती है उनको उनकी बात मानना, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर यानी कि आपको पता ही है ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये जान लो कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो ये स्टडी करता है कि हाउ आर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आर अफेक्टेड बाय, और हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे अफेक्टेड होता है बाय आर सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सोशल साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस रहता है स्टडी करना। Our next branch of psychology is क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है। अब नाम से ही देखो कल्चर, ठीक है। कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना ये कल्चरल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, ठीक है। इतना सही है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो देखो सबके जो जितने भी लोग होते हैं ना जिनका अलग अलग कल्चर से होते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर अलग होगा, उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अलग होगा कि मतलब वो अपने इमोशन कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी उनका तरीका अलग होगा। तो जो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट है वो यही स्टडी करते हैं, सिंपल सी यही बात। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि हमारा नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो कि क्या स्टडी करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपका आ जाएगा नेचुरल डिजास्टर्स, पॉल्यूशन, ठीक है, और टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस, ये सब हमारा किस में आ जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। अब जैसे मान लो कभी पढ़ने बैठो, बड़े ही अच्छे से मूड में पढ़ने बैठो, एकदम से लाइट चली जाए, एग्रेसिव बिहेवियर शो करोगे, एग्रेशन मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकलेगी कि इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन होएगा कि यार तो पढ़ने बैठा था और अभी लाइट चली गई, ठीक है। कभी मतलब तेज धूप की वजह से ऐसे चिड़चिड़ापन हुआ है, तो वो सब क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यही है एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो यही स्टडी करते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं, हाउ डू दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। जैसे कि
जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से एक ह्यूमन की इमोशनल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। तो वो कौन स्टडी करेगा? एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ साइकोलॉजी पे, जो कि है हमारा 7th ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? सिंपल लैंग्वेज में जान लो, हेल्थ साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? हेल्थ और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के रिलेशन को। ठीक है, कि मान लो जो हमारा स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। कि जो हमारे हेल्थ और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उनके बीच का रिलेशन स्टडी करेंगे कौन? हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सिंपल से यही है। इसके नोट्स में देखो प्रोवाइड करूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जस्ट वन पॉइंटर्स, वन लाइनर्स मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। जो 8th ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है क्लिनिकल और एक है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, देखो क्लिनिक का मतलब क्या होता है? जहाँ से आप दवाई लेकर आते हो, है ना। दवाई किसी परेशानी की होती है ना, किसी दिक्कत की होती है, जो आपके शरीर में आपको प्रॉब्लम फील हो रही है ना, तो वो क्या है? डिसऑर्डर। ठीक है, शरीर की नहीं, अभी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप क्लिनिकल से याद रखो कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी उनको स्टडी करती है कि उनके कॉजेस, असेसमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे फोकस करती है। कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनका कॉजेस क्या है, उनके ट्रीटमेंट क्या है, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन पे फोकस करती है। जैसे कि हो गया एंजाइटी, डिप्रेशन, ये किस चीज में आएगा? क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर आएगा। ठीक है, कि इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी फोकस ऑन एवरीडे प्रॉब्लम, यानी कि जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जो होती है, एवरीडे लाइफ होती है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है उन पे फोकस करते हैं कि उनके लिए कॉपिंग स्ट्रेटेजीज क्या यूज हो सकती है। ठीक है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है उसमें एक इंसान कैसे कॉप अप कर सकता है, ये उन पे फोकस करते हैं। कि अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है। ठीक है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। ये हम जरूर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं शॉर्ट्स में पढ़ाऊंगी आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पढ़ना हमें जरूरी है, इसका डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे जरूर, तो वो आप शॉर्ट जरूर जाके देखना। ओके, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्क प्लेस पे बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, वो भी काफी जरूरी होता है। देखो, वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करती है कि वहां पे उनका बिहेवियर कैसा है। और एम्प्लॉय, इनका मेन फोकस रहता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे, एम्प्लॉय सिलेक्शन पे, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, यानी कि वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसा है, उसको स्टडी करते हैं, उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकस करता है हाउ पीपल लर्न, कि लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर देखो स्टूडेंट्स की ही बात की जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स कैसे बेटर तरीका लेकर आ सकते हैं ताकि वो चीज उनको समझ में आ जाए, वो चीज उनको लर्न हो जाए, ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का फोकस रहता है। ठीक है, यानी कि दे आर मोर कंसर्न विद स्टूडेंट्स काउंसलिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि उनका मेन फोकस होता है काउंसलिंग, एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस पे। ठीक है, कि स्टूडेंट्स के लिए हम कैसे अच्छे तरीके लेकर आ सकते हैं ताकि उनको कंसेप्ट समझ में आ जाए, उनको कंसेप्ट लर्न हो जाए, ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस रहता है। इसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एक प्लेयर की मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ये हम सबको पता है। अगर एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उसके अंदर पहले से ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन होगी, तो वो उसकी परफॉर्मेंस देखो फिर तो अच्छी जानी है, ये उसको पता है और बाकी सबको पता है कि अगर कोई कॉन्फिडेंस से आ रहा है ना, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है ना तो उसको पता है कि वो कर लेगा।
तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जानी ही है, ठीक है। तो जो प्लेयर होता है ना, प्लेयर की मोटिवेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्लेयर्स की काउंसलिंग पे फोकस करते हैं कि प्लेयर्स को कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसको किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ये उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाए। उसके बाद आता है हमारा इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी, वुमेन साइकोलॉजी, फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड वेरियस अदर्स जो आपकी बुक में मेंशन की हुई है, वो क्या है, इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इतना ही याद कर लो। वैसे आपसे इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इतना पूछा नहीं जाता है, आपसे मेन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाता है, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, मैं आपको बोल चुकी हूँ। और देखो, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। किसी को पीडीएफ में चाहिए तो यू कैन गो टू माय इंस्टा अकाउंट, और वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं वहां पे आपको पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।